हेलो प्यारे बच्चों, 7 मिनट्स केमिस्ट्री की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने नेम रिएक्शन की सीरीज में आज कुछ और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन लेके आए हैं, जिसमें दो का नाम तो आपने पहले भी सुन रखा होगा, राइमर टीमर रिएक्शन का नाम सुना होगा और कोलवेज रिएक्शन का नाम। तो इस वाले वीडियो में हम लोग टोटल 4 नेम रिएक्शन डील करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है डाउस प्रोसेस, दूसरा है मॉलिक्यूलर पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, थर्ड है अपना राइमर टीमर रिएक्शन, चौथा है अपने पास कोलवेज रिएक्शन। जिसमें राइमर टीमर रिएक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी सब इसे इन जनरल पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इन सारी नेम रिएक्शंस को। पहला अपने पास डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में हम लोग क्या लेते हैं बेटा? हम लोग यहाँ पर PHCl लिखा हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लेंगे? क्लोरोबेंजीन लेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पर? हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर फ्यूज्ड NaOH का यूज कर लिया। साथ में टेम्परेचर 623 केल्विन रखा और प्रेशर 300 ATM का रखा। तो बेटा ये फ्यूज्ड NaOH का यहाँ से Cl माइनस हटेगा और यहाँ पर ONa माइनस आ जाएगा। H प्लस यहाँ से इस Cl माइनस को लेकर निकल जाएगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म वाइज अगर बात करें तो ये बन जाएगा ONa। फिर मीडियम से HCl आएगा, HCl H प्लस होता है और यहाँ से ये Na प्लस होता है। ये इसको बेटा क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। और इस तरह से रिप्लेस हो जाने की वजह से बेटा ये इसके जगह पर, ये इसके जगह पर आ जाएगा। तो अगेन आपका जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो बन जाएगा OH। तो आपने क्या बना लिया बेटा? फिनॉल बना लिया, है ना। फिनॉल याद हो तो पिछली बार अपन ने टॉटोमेरिज्म में भी फिनॉल का डिस्कशन किया था। तो आइए बताइए फटाफट से, जल्दी से रिवाइज करिए। रिएक्टेंट आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट में आपने लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है, और उसके बाद रिएजेंट में आपने क्या ले लिया? फ्यूज्ड NaOH ले लिया। फ्यूज्ड NaOH ले लिया। और प्रोडक्ट आपने क्या बना देखा? प्रोडक्ट में आपने यूज कर लिया, फॉर्मेशन हो गया फिनॉल का। कहने का मतलब इस रिएक्शन का हम लोग यूज किसके लिए करते हैं? अगर आपको क्लोरोबेंजीन को डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट करना हो बेटा, तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही अहम रिएक्शन साबित होगी। अगर आपको सीधा सीधा बेंजीन के Cl को हटा के OH लगाना हो। फिर हमारे बच्चों को लगेगा सर इसमें क्या नया था? सब कुछ तो ठीक ही था। आइए बताता हूँ नया क्या था इसमें। देखिए बेटा, यहाँ पर जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है और हम सबको पता है बेटा ये जो लोन पेयर है क्लोरीन के पास, वो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और बेंजीन रिंग का रेजोनेंस। तो जाहिर सी बात है क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है। और आपको दूसरी बात पता है कि जहां जहां कहीं भी रेजोनेंस होता है उस हर जगह पर बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाती है, दैट इज इक्वल टू पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहां पर जो कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है बेटा, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। और तीसरी बात आपको पता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड से कहीं ज्यादा होती है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। इस वजह से बेंजीन से क्लोरीन माइनस को, Cl माइनस को डायरेक्टली हटाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है ना, या थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये बेंजीन क्लोरोबेंजीन अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं सही से आराम से शो कर पाएगी, क्योंकि यहां पर कार्बन क्लोरीन के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जा रहा है। तो ऐसे में क्लोरीन को अगर हमें हटाना ही हुआ तो फ्यूज्ड NaOH के साथ इतना हाई टेम्परेचर, इतना हाई प्रेशर का जब यूज करेंगे, साथ में कुछ हमें ड्रॉप एसिड के भी डालने पड़ेंगे, तब हम क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर पाएंगे, तब ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर पाएगी। तो ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखा है ना। और क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारे हेलोएरीन्स होती हैं वो इनर्ट होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, या फिर उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो ये रीजन रहा, ये उसका सोल्यूशन रहा। इस तरह से आपकी डाउस रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो गई। कन्वर्जन रिएक्शन में ये रिएक्शन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। द नेक्स्ट रिएक्शन इज मॉलिक्यूलर पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। नाम ही है बेटा इसका रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देखो पिनेकोल का फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर एक कार्बन है जिसके पास देखो ये OH लिखा हुआ है, एक और कार्बन है जिसके पास यहाँ पर देखो OH लिखा हुआ है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि दो OH बगल बगल बने हैं, और बगल बगल यानी कि ये विसिनल है। क्या है? विसिनल डाइऑल है या विक डाइऑल है ना। डाई मतलब टू, ऑल मतलब OH ग्रुप, विसिनल मतलब नेबर मतलब पड़ोसी। तो ये नेबरिंग OH जो अपने पास दिख रहे हैं वो इस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। अब हमने क्या किया होगा, यहाँ पर H प्लस ले लिया। और बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रखा है। एग्जैक्टली बेटा, एकदम पूरा का पूरा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल यहाँ पर फॉलो होगा। मीडियम से H प्लस आएगा, इसको मिलेगा, और जैसे ही इसको मिलेगा ये OH2 प्लस हो जाएगा, फिर तुरंत यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर इस पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा रीअरेंजमेंट, क्योंकि हमें पता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज
और फिर ये सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन का लोन पेयर, ये रेजोनेंस आ जाएगा तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो फाइनली जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर और लोन पेयर यहाँ आ जाएगा तो बेटा अब क्या होगा, यहाँ से H प्लस फाइनल स्टेप में निकलता था डिहाइड्रेशन के, तो यहां से आप सोचो कि ये H निकल गया, यहाँ प्लस निकल गया, यहाँ से H निकल गया, तो इनके बीच में एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो देखो वही वाला प्रोडक्ट आपका फाइनली जाकर के बन जाएगा। तो बेटा ये ध्यान रखना है, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर OH होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या है, पिनेकोल है, ये क्या है, पिनेकोलोन है। यहाँ पर ओन लिखा हुआ है, ओन का मतलब क्या हो गया बेटा, कीटोन हो गया, ठीक है, ये कीटोन हो गया। और यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है, ऑल का मतलब बेटा क्या हो गया, यहाँ पर एल्कोहल हो गया। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि एक एल्कोहल वाला ग्रुप था और एक कीटोन वाला ग्रुप है, तो इस तरह से एक एल्कोहल को हमने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं रिएक्टेंट की, बात कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट में हमारे पास लिखा हुआ है पिनेकोल हमारा रिएक्टेंट बनेगा। रिएजेंट के नाम पे हम लोगों ने ले लिया H प्लस ले लिया, कहाँ से मिलेगा, एसिड से मिलेगा। इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। क्या काम करेगा ये, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन इसका फंक्शन हो जाएगा। अब कार्ब कैटायन बनेगा बेटा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन गई, कार्ब कैटायन बन गई। और कार्ब कैटायन जहां जहां कार्ब कैटायन वहां वहां रीअरेंजमेंट होगा बच्चा, है ना। तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होना ही होना है। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा पिनेकोलोन मिलेगा, ठीक है। पिनेकोलोन पहचानना आना चाहिए बेटा, एक OH ग्रुप लगा है, एक यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। और कैसे स्टेप क्या चलेंगे यहाँ पर, प्रॉपर सब कुछ डिहाइड्रेशन वाला, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाले स्टेप्स लगेंगे। अगर बच्चों आपको याद है कि नहीं याद है, नहीं तो वीडियो जाकर के दोबारा से देखिए। पहला स्टेप इसमें क्या होता था, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बेटा, वहां से रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, दैट इज RDS, ठीक है। RDS में क्या बनता था, कार्ब कैटायन बनता था, कैसे, वाटर हटा करके। फिर RDS बन जाता था तो क्या होता था, रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। और लास्ट स्टेप क्या होता था, डीप्रोटोनेशन, क्या होता था, डीप्रोटोनेशन। तो बेटा लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होगा और इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट का। तो ये रहा आपका पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। कल को मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच पिनेकोल या फिर बिसिनल डाइऑल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आपको बस इतना सोचना है कि एक्चुअल में पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है वो कार्ब कैटायन बनता है। तो वो पिनेकोल या फिर वो बिसिनल डाइऑल पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट के लिए ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अभी पिछले ही आपने वीडियो में सीखा था, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। तो मैंने आपसे कहा था जब कभी भी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी पर क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि इस जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें एक्चुअल में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा। और अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पता है तो आप ये बोल सकते हैं कि चूंकि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट ये वाला रिएक्टेंट प्रोवाइड करेगा और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होता है, इसलिए ये रिएक्टेंट हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर इसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए बेटा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कभी भी आप गलत कर ही नहीं सकते हो। और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म का थीम यही है, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी बेटा, सब कुछ आसान हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज राइमर टीमर रिएक्शन, और ये है बेटा हमारे फिनॉल की सबसे फेमस रिएक्शन, या हम कह सकते हैं फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से इसको देखेंगे, उसी हिसाब से इसको इज्जत देनी है। आइए देखते हैं रिएक्टेंट क्या है। तो यहां पर हम सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहला पॉइंट बेटा ये फिनॉल की ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, अदर देन फिनॉल कोई ऐसा रिएक्टेंट नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो राइमर टीमर रिएक्शन शो कर सके। पहले तो एकदम क्लियर कर लेना है। तो आर रिएक्टेंट इज कंफर्म्ड फाइनल एंड दैट इज ऑलवेज फिनॉल, ओके। अब देयर इज टू एग्जांपल्स ऑफ राइमर टीमर रिएक्शन, फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, and both are differ by use of reagent. There are the two type of reagent. First is the chloroform and second is the pyrene.
यहाँ पर दो अलग अलग रिएजेंट है बेटा। अगर आप फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH यूज करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वो प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी OH यहाँ लगेगा, CHO यहाँ लगेगा, प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा साथ साथ में, इसी का OH यहाँ लगेगा, CHO यहाँ लगेगा। इसका नाम क्या बेटा? सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम है? सैलिसैल्डिहाइड। इसका नाम है ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड, ठीक है, और इसका नाम है पैरासैलिसैल्डिहाइड। ध्यान रहे इस बात का। अगर कोई पूछे कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप कह सकते हैं ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड इज मोर स्टेबल देन पैरासैलिसैल्डिहाइड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? जहां जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी बेटा, वहां पर पैरा वाले प्रोडक्ट जो होते हैं जनरली वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ऑर्थो वाले से, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस या लेस स्टेरिक रिपल्सन। क्लियर? और दूसरा ले लेते हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह पर अगर हम पायरीन ले लें इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस NaOH KOH में से कुछ भी ले सकते हो, बस एक्वस बेस होना जरूरी है। तो यहां पर जो बेटा प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एंड पैरासैलिसिलिक एसिड। तो पहला हमने बनाया बेटा ये है ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं पैरासैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहां पर भी कोई पूछे बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलेंगे ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड इज मोर स्टेबल देन पैरासैलिसिलिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अगेन क्या होगा आंसर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो यहां पर फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म लेने पर सैलिसैल्डिहाइड और फिनॉल के साथ पायरीन CCl4 लेने पर सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और यही बेटा इस रिएक्शन का की कॉन्सेप्ट है, की पॉइंट है। आइए बात करते हैं कि रिएजेंट हमने क्या लिया। तो रिएजेंट बेटा हमने एक बार तो क्लोरोफॉर्म ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस, और या फिर हम ले सकते हैं CCl4 ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस। इस बात का ध्यान रहे बेटा। अब क्या लेंगे एक्चुअल में वो डिपेंड करता है कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए। अगर आपको सैलिसैल्डिहाइड चाहिए तो आपको क्लोरोफॉर्म लेना पड़ेगा, अगर आपको सैलिसिलिक एसिड चाहिए तो आपको पायरीन यानी कि CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बेटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दैट इज कार्बीन। क्या बनेगा बेटा? कार्बीन। और डाइक्लोरोकार्बीन विल बी आर रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CCl2, और यहां पर एक लोन पेयर है। तो बेटा ध्यान रहे कार्बीन का फॉर्मेशन, अगर आप PYQ उठा के देखेंगे बेटा तो वहां पर कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बीन एज अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन विच रिएक्शन, और नीचे 4 ऑप्शन है जहां पर आपको सिलेक्ट क्या करना है, 2 ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक है कार्बेलामाइन रिएक्शन और दूसरा है राइमर-टीमर रिएक्शन। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी तो रिंग एक्सपेंशन में और विटिक रिएक्शन में भी कार्बीन एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, पर वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Only 2 most important reactions are there in which carbene as a reaction intermediate। और पहली रिएक्शन कौन सी मानी जाएगी? रीमर-टीमर रिएक्शन। और सेकंड कौन सी होगी? कार्बेलामाइन रिएक्शन। कार्बेलामाइन नाम से लग रहा है कार्बेलामाइन कार्बीन, और राइमर-टीमर रिएक्शन में आप याद कर लीजिए कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं बेटा, स्टार लगा लो, मल्टीपल स्टार लगा लो और याद कर लो इस बात को। ठीक है, 2 रिएक्शन मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट में आपके सामने लिखा है, मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूं, स्पेस की कमी है। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? सैलिसैल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड इन बोथ ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव फॉर्म। And the type of reaction is, this is an example of electrophilic substitution reaction, and why? Because बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स जितनी भी होती हैं उन सब की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चूंकि ये भी फिनॉल भी बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, तो फिनॉल का भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी उसी का पार्ट कहलाएगा बेटा। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों ने बेसिक पॉइंट सीख लिए। अब हम आते हैं मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटा। चूंकि अभी आपने लिया क्लोरोफॉर्म लिया, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म में आपने एक्वस बेस का यूज किया। बेस यानी कि NaOH या फिर KOH। मान लेते हैं KOH है, तो KOH को 2 पार्ट में ब्रेक करिए, K+ और OH-। सबसे पहले बेटा यूज करिए OH- का। तो देखो यहां पर क्या है, एक हाइड्रोजन है, ये OH- इस हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में लेके भाग जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? यहां पर HOH बना लेगा, यानी कि वाटर यहां से निकाल ले जाएगा। बेटा अगर H+ चला गया तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में 3 क्लोरीन तो लगा ही रहेगा। क्योंकि बेस का पूरा प्रेजेंटेशन तो आपने बोला क्या होता है? बेस का पूरा प्रेजेंटेशन तो KOH या NaOH होगा। अगर OH- यूज हो गया है तो K+ अभी बचा हुआ है,
तो चलिए अगले स्टेप में क्या यूज कर लिया जाए, K+ यूज कर लेते हैं। और ये K+ क्या करेगा बेटा, इसके Cl- को यहाँ से गायब कर देगा, यानी कि ये यहाँ से KCl चुरा ले जाएगा, गायब कर देगा, उड़ा देगा। तो ये क्या बच जाएगा, CCl2 बच जाएगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर, यही आपका कहलाएगा डाई क्लोरोकार्बीन। क्या कहलाएगा, डाई क्लोरोकार्बीन। अब डाई क्लोरोकार्बीन बेटा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और अगर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो इसके बारे में समझें कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। एक कार्बन ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया बेटा, 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर 4 + 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसके डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, सिक्सलेट कंप्लीट है, सिक्सलेट कंप्लीट है। और बेटा अगर 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी कि ऑक्टेट में 2 की कमी है, तो जाहिर सी बात है बेटा ये कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये लुईस एसिड की तरह भी काम करेगा। इतनी बेसिक बातें, फंडामेंटल बातें हमें पता होनी चाहिए। बाकी वो बात अलग है कि आप इसको 2 पार्ट में और हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंगलेट कार्बिन आपने पढ़ा होगा, ट्रिपलेट कार्बिन पढ़ा होगा आपने, वो सब, लेकिन कार्बिन की बात हो गई। अभी इंपॉर्टेंट बातों में केवल इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल गया। चलिए पहला स्टेप आपका कंप्लीट होता है बेटा। आइए अब हम लोग फिनॉल के साथ थोड़ी सी माथापच्ची करते हैं, फिनॉल को याद करते हैं। और ये रहा आपका फिनॉल बेटा। और फिनॉल के साथ रिएक्शन हमने किसकी करा दी, हमने करा दी रिएक्शन यहाँ पर किसकी बेटा, बेस की रिएक्शन करा दी। और जैसे ही बेस आएगा यानी कि OH- आएगा, ये इसके H+ को यहाँ से गायब कर ले जाएगा। तो जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा O के ऊपर नेगेटिव लग जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। क्या कहा जाएगा इसे, फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। और फिनॉक्साइड आयन में क्या हमारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये रेजोनेंस इसमें पाया जा रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब क्या होगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में, आपका ये जो फिनॉक्साइड आयन है बच्चा, ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पर O- लगा हुआ है। क्लियर। अब क्या होगा बेटा, अब अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो जाहिर सी बात है ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए और बताइए। ये जो बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को मिले तो इसके ऊपर लग गया नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल गया और ये ऐसे लगा रहेगा। ठीक है बेटा, ये आपका एक और नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब यही जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, ध्यान से देखना, अब एक ही स्टेप में कंप्लीट करूंगा सब। ठीक है, ये तीसरा स्टेप ये हो गया, लास्ट वाला। चलते हैं, ये जो आपके पास बना बेटा, यहाँ पर क्या होगा, अब यहीं पर आपका ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है, यहीं पर बेटा CCl2 अटैक कर देगा। क्या करेगा, CCl2 अटैक कर देगा। अब CCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा, जो बता रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ख्वाहिश है CCl2 की एज एन इलेक्ट्रोफाइल की, यार भैया कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हमारा काम बन जाए, वो दाता कौन है, ये बैठा हुआ है, यही दानी है। और ये उठा के बोलेगा, आओ भक्त, हम तुम्हें यहाँ से, आओ वत्स, हम तुम्हें यहाँ से तुम्हारी मांग पूरी कर देंगे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा। तो बच्चा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा आपको, वो कुछ यूं बनेगा, कार्बन और इसके साथ 2 क्लोरीन यहाँ पर लग जाएंगे। और हमें पता है, देखा बेंजीन में बेटा यहाँ छोड़ के यहाँ हर जगह एक हाइड्रोजन भी है, तो मैं उस हाइड्रोजन को बस जस्ट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ध्यान से देखिए और बताइए, बहुत ध्यान से बेटा। ठीक है, अब जो सिखाने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, ये पहले से लिखा हुआ है, चलिए देखिए, ये ऐसे ब्रेक हो गया तो O के ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव लग जाएगा। इधर से ये H+ इसको छोड़ के भाग जाएगा। जब H+ भागेगा तो यहाँ क्या लगेगा, नेगेटिव, यहाँ ऑलरेडी क्या लग गया है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, नया बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो किसके पास जाएगा, इस कार्बन भैया के पास जाएगा। ये कार्बन के पास हाइड्रोजन थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा है इस वाले कार्बन के पास, तो ये चला गया इसके पास, और यहाँ पर एक क्लोरीन ऐसे, एक क्लोरीन ऐसे। बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एग्जाम की जान है, रीमर टीमन रिएक्शन में हमेशा इसकी शान है। इसको बहुत अच्छे से समझिए बेटा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि what is the most important reaction intermediate formed during the Reimer-Tiemann reaction, and that is the most
इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट। ध्यान रहे बेटा, बेंजीन या फिनॉक्साइड आयन के ऑर्थो पोजीशन पे CH और 2 क्लोरीन लगा देना है, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ हम ले लेंगे एक्वस आपने क्या लिया है स्टार्टिंग में, KCl लिया है तो आप KOH लिया तो आप एक्वस KOH ले लीजिए। अब एक्वस KOH के पास क्या है, OH माइनस है, और यहाँ पर 2 क्लोरीन उनके पास क्या है, Cl माइनस और Cl माइनस है, तो ये OH माइनस इस Cl माइनस को यहाँ से उड़ा देगा, और जैसे उड़ाएगा बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर CH, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। अब इसको देखते हमारा हर बच्चा चीख उठेगा, चिल्ला उठेगा, बोल पड़ेगा कि भैया यहाँ पर तो एक कार्बन पे 2 OH आपने जोड़ दिया, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमें पता है एक कार्बन पे 2 OH मतलब ये जेम डाइऑल है, और जेम डाइऑल किसी भी हालत में स्टेबल नहीं हो सकता है, और अगर स्टेबल नहीं हो सकता है तो यहाँ से बेटा एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से अपने आप को अलविदा कह देगा, और इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को, स्ट्रक्चर को अलविदा कहते हुए निकल जाएगा। जैसे ही बेटा वहां से निकल जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या बनता हुआ दिख रहा है, CHO बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो बनेगा, अब नेक्स्ट हमारा जो बनेगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से, ध्यान से देखें, फिर से बोल दे रहा हूँ, CH के साथ OH और OH लगा हुआ है, यहाँ पर O माइनस है। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्या बन गया, जेम डाइऑल, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और इस अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पे 2 OH मतलब एक वाटर निकल जाएगा। वाटर के निकलते ही ये जो बनेगा प्रोडक्ट वो बन जाएगा O माइनस, और यहाँ लग जाएगा CHO लग जाएगा बेटा, कन्फर्म है ना, CHO लग जाएगा। अब क्या होगा, मीडियम से H प्लस कहीं से निकल के आएगा, क्योंकि वाटर है, वाटर के पास H प्लस है, OH है, वो आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को देखेगा, इसकी तरफ मोहित हो जाएगा और सोचेगा यार यहाँ पर बॉन्ड बना लिया जाए, ठीक है, और लाइफ सेटल हो जाएगी। ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पर लग गया CHO, और इस तरह से बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड बन गया। अब आप बोलेंगे पैरासैलिसिलडिहाइड कैसे बना, अरे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी फिनॉक्साइड आयन की, वहीं पर कहीं नेगेटिव चार्ज एक बार पैरा पे भी आ जाएगा, सारी प्रोसेस पैरा पे हो जाएंगी, तो पैरासैलिसिलडिहाइड और पैरासैलिसिलिक एसिड भी बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये रहा बेटा आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पे बेस अटैक करेगा, बेस अटैक करके यहाँ से H प्लस लेके भाग जाएगा, ये बन जाएगा CCl3 माइनस, K प्लस इसके Cl माइनस को लेके भाग जाएगा, इसके ऊपर तो विपत्ति कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, कोई न कोई भागी जा रहा है इसके घर से। फिर फाइनली बच गया CCl2, और जब CCl2 अपने चारों तरफ घूम के देखता है तो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं कम इसके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। फिर ये क्या करेगा, फिनॉल तुरंत क्या करेगा, फिनॉल पे भी बेस अटैक करेगा उसके H प्लस, चूंकि फिनॉल बेटा एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है, H प्लस रिलीज करने के लिए तैयार बैठा है, और इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है क्योंकि फिनॉल H प्लस निकालने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो फिनॉक्साइड आयन खुद को रेजोनेंसली स्टेबलाइज कर सकता है, और इस वजह से यहाँ से आराम से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अब जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा बेटा यहाँ पर, ये फिनॉक्साइड आयन खुद को रेजोनेंसली स्टेबलाइज करेगा, तो इसका मैंने दूसरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का खजाना, और ये चीज जैसे ही इसने जाना, यानी कि हमारे डाइक्लोरोकार्बिन ने, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी, वो दौड़ा दौड़ा भागा आया और बोला भैया हमें जोड़ लो, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बड़ी कमी है, और इसके पास आके फटाफट से वो Cl2 जुड़ गया, और Cl2 जैसे जुड़ा इसने भी बड़े बाहें खोल के उसका स्वागत किया, उस Cl2 को अपने आप में जोड़ लिया। ठीक है बेटा, जैसे Cl2 को जोड़ा, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, O के ऊपर नेगेटिव लगा, ये लगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव लगा, ध्यान रहे यहाँ पॉजिटिव लगा। फिर ये हाइड्रोजन, चूंकि बेंजीन के 5 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ से H प्लस के फॉर्म में भागा, तो यहाँ पर प्लस निकल गया, तो यहाँ नेगेटिव बचा, वो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास पहुंच गया इसके ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया ड्यूरिंग द रेमटिमन रिएक्शन। अब इसके पास बेस अपने पास जम के है ही है, बेस एक्वस KOH आएगा, और इसके पास OH माइनस है, एक न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर Cl माइनस निकल सकता है, दोनों Cl माइनस को रिप्लेस करके 2 OH माइनस लग जाएगा। जैसे ही लगेगा बेटा हम देख पाएंगे कि एक ही कार्बन पे 2 OH जेम डाइऑल बन गया, ये तो अनस्टेबल होता है, तुरंत एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल जैसे इस घर को अलविदा कह के निकलेगा, तब तक एक बड़े से सुंदर से कंपाउंड में कन्वर्ट होने के प्रयास में सफल हो जाएगा, और ये फिनॉक्साइड आयन के साथ साथ ऑर्थो पोजीशन पे एक CHO लग गया, बाद में मीडियम से H प्लस लेकर के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, एक स्टेबल कंपाउंड की तरफ इसके बढ़ते हुए कदम जा करके रुक जाएंगे। फाइनली ये खुश हो जाएगा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, ये अपने कंपाउंड का नाम बताएगा, उसका नाम दुनिया जानेगी किसके नाम से, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड, साथ में पैरासैलिसिलडिहाइड भी बनाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट के जरिए हम लोगों ने फाइनली प्रोडक्ट बना लिया। तो
उम्मीद करता हूँ राइमर टीमर रिएक्शन आपको मज़ेदार समझ में आया होगा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ लो कि आपको कितना इंपॉर्टेंट समझना चाहिए इसको, है ना। आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन। यहाँ पर अगेन बेटा यहाँ पर मैं वही बात लिखूंगा जो पहले लिख चुका था। अच्छा, एक बात और मैंने आपको यहाँ पर नोटिस करानी थी मुझे। आपने देखा बेटा जब आपने ये प्रोडक्ट बनाया तो आपने देखा कि एक कार्बन, ये कार्बन था और यहाँ से एक नया कार्बन। तो यहाँ आपने देखा कि बेटा आप अगर इस वाले रिएक्शन देखें तो देखो ये कार्बन है कि नहीं है, और आप देखो इस कार्बन का एक कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब राइमर टीमर रिएक्शन में एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिएक्टेंट में नहीं था लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड एक नया दिखाई दिया। तो इस वजह से इस नोट को आप कहीं से भी आप इस नोट को नोट कर लें, है ना, कहीं लिख लें कि यहाँ पर एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। जहाँ पर आपकी ये मैकेनिज्म कंप्लीट होगी उस मैकेनिज्म में नीचे लिख लें देयर इज न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल या फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, ध्यान रहे बेटा, बहुत बार पूछा गया है। तो इस बात का ध्यान रहे कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल फॉर्म, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल फॉर्म, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। अब आते हैं बेटा हम लोग कोलबेस रिएक्शन की बात करते हैं। अगेन बेटा वही बात जो पहले लिखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ फिनॉल। अगेन बेटा ये भी फिनॉल की ही रिएक्शन है, दुनिया में और कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो कोलबेस रिएक्शन शो कर सके। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन दूसरी है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है आपका, ये कोलबेस रिएक्शन है केवल, दोनों में अंतर है, इस बात का ध्यान रहे। रिएजेंट हम लोग क्या लेंगे, रिएजेंट अगेन बेटा यहाँ पर बेस रहेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन अगेन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। एग्जांपल अपने पास देखो, ये बेटा फिनॉल है, इसमें हमने NaOH की रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पर H+ है, यहाँ पर OH- है, ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर Na+ आके इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये O- Na+ बन जाएगा। फिर अगेन बेटा यहाँ पर CO2 आ जाएगा, CO2 क्या करेगा, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ देखो ये CO2 ऐसे बन गया और ये मीडियम से H+ लेके इस तरह बन जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रॉपर ये क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टोटल आपका इस सैलिसिलिक एसिड को IUPAC नेम में क्या बोलते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगेन बेटा आपने देखा कि फिनॉल में इस कार्बन के साथ कोई नया कार्बन बॉन्ड देखो प्रोडक्ट में बनाता हुआ दिख रहा है, तो अगेन यहाँ पर न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड विल फॉर्म। इतनी बात हो गई। तो अगर मैं पूछूं बच्चों की कोलबेस रिएक्शन और आपके राइमर टीमर रिएक्शन में क्या सिमिलरिटी है, तो हम बोलेंगे दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ फिनॉल है, दोनों में नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है, दोनों फिनॉल ही शो करते हैं, दोनों में सैलिसिलिक एसिड एक मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट की तरह दिखाई देता है। इतनी बातें दोनों में कॉमन है, इसलिए एक के बाद दूसरी रिएक्शन को पढ़ करके कंफ्यूजन को खत्म करके रिएक्शन में सिमिलरिटी आपके सामने दिखा दी गई। उम्मीद करता हूं ये दोनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन आपको समझ में आई होंगी, लेकिन इन दोनों में इंपॉर्टेंस के नाम पे दो ही इंपॉर्टेंट हैं। एक पहली आपकी हो गई राइमर टीमर रिएक्शन और दूसरी आपकी हो गई सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये आपकी कोलबेस रिएक्शन। दोनों बेटा कन्वर्जन रिएक्शन में जम के यूज होती हैं। राइमर टीमर रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रहे बेटा, फिनॉल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। रिएजेंट के नाम पे अगर आप क्लोरोफॉर्म लेंगे तो सैलिसिलडिहाइड बनेगा, अगर आप पायरीन प्लस एक्वस KOH लेंगे या एक्वस बेस लेंगे तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। दो बातें, आपका कार्बिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, तीसरी बात। चौथी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द मैकेनिज्म आपने जो पढ़ा था फिनॉक्साइड आयन ऑर्थो पोजीशन पे CH और ClCl, वो बात बहुत अच्छे से याद रखनी बेटा। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। इतनी बातें एकदम रट के बैठ जाना। राइमर टीमर रिएक्शन बेटा अपने टिप पे रखना है, एग्जाम में लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मजे करने इसको समझ के सीख के, है ना, एग्जाम का डर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। अब दो बातें, पहली बात तो आपको पिछले वीडियो में बता रखा था मैंने कि अपना ये 7 मिनट्स केमिस्ट्री का इंस्टाग्राम का अपना पेज है, इंस्टाग्राम को पे जाएं, अकाउंट को फॉलो कर लें। बहुत ही इसमें क्रिएटिव पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव पोस्ट देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट पोस्ट देखने को मिलेंगी। कभी कभी कुछ ऐसे वीडियोस भी यहाँ पर पढ़ते रहते हैं जो आपको मेंटली रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, यार कि बढ़िया तरीके से कुछ समझा दिया गया, सिखा दिया गया, मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, अपनी इस बुकलेट के बारे में ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, तो इस बुकलेट को परचेज करने के बारे में, इस बुकलेट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसका आपको PDF फॉर्म भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस बात के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारी पढ़ाई करिएगा और तबीयत खराब नहीं होने देना है क्योंकि धीरे धीरे मौसम ऐसा आ रहा है। चलिए, ओके बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।